ये नामुमकिन है। मेरी आंखों ने तुम्हारा कफन देखा था। पूरे गांव ने मुझे तुम्हारा मुजरिम कहा था। मेरी आवाज मेरे गले में फंसकर रह गई थी और मेरा पूरा वजूद किसी तूफान की चपेट में था। सामने खड़ा हुआ शख्स मेरे अतीत का वो भयानक साया था या हकीकत। मेरा दिमाग जवाब दे चुका था। धीरे से बोलो, उसने बड़ी बेशर्मी के साथ मेरे करीब आकर धीरे से कहा। दीवारों के भी कान होते हैं। जिस पर किसी की जान का लेने का ठप्पा लगती रही, मैं तुम्हारी जान लेने के इल्जाम में अपनी जवानी और इज्जत जेल की सलाखों के पीछे गलाती रही, और तुम यहाँ ये महंगे कपड़े पहनकर जिंदा खड़े हो। मैंने उसके गिरेबान की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं, और मैंने वही किया जो मेरे भविष्य के लिए जरूरी था। इतना बदल देते हैं कि वो अपनी मौत का नाटक रचाकर अपनी ही मोहब्बत को सूली पर चढ़ा दे। मेरी आंखों से आंसू नहीं, अंगारे बह रहे थे, लेकिन वो पत्थर बना खड़ा था। उस राज की हकीकत मेरी आत्मा को कुचल रही थी, और मुझे लग रहा था कि मैं आज वाकई में मर जाऊंगी। मेरा नाम मयूरी है, और हम 2 बहनें थीं। मैं उनमें बड़ी थी। माँ बाप ने हमें फूलों की तरह पाला था। कभी धूल का साया भी हम पर पड़ने नहीं दिया। हमारे घर में किसी की भी चीज की कमी नहीं थी। दौलत, इज्जत और सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध था। पापा को मुझ पर बहुत भरोसा था, इसीलिए उन्होंने हमारे खानदानी परंपरा से हटकर मुझे यूनिवर्सिटी भेजने का फैसला किया। मैं बहुत खुश थी। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी किसी खूबसूरत सपने की तरह गुजरेगी, लेकिन मुझे खबर नहीं थी कि ये सपना बहुत जल्दी एक भयानक हकीकत में बदलने वाला है। यूनिवर्सिटी में मेरी दुनिया ही बदल गई थी। वहीं पर मेरी मुलाकात अविनाश से हुई। वो मेरा क्लासमेट था। शुरू में बात सिर्फ पढ़ाई और नोट्स के लेन देन तक ही सीमित थी, लेकिन उसकी सादगी और संजीदगी ने मेरे दिल में घर कर लिया था। अविनाश बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। उसके कपड़े सादा होते थे और वह अक्सर पैदल ही यूनिवर्सिटी आता, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी जिसने मुझे जकड़ लिया था। मयूरी, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। एक दिन अविनाश ने कैंटीन में बैठे हुए मुझसे कहा था, तुम्हारा रिश्ता एक ऊंचे खानदान से है और मैं एक देहाती लड़का हूँ। हमारे बीच जमीन आसमान का अंतर है। मोहब्बत फर्क नहीं देखती अविनाश। मैंने पूरे यकीन से उसकी आंखों में देखकर कहा था, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, वरना सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। अविनाश ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि मेरा परिवार कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि हमारे परिवार में गैर बिरादरी में शादी करना भी गुनाह समझा जाता था। लेकिन मैं अपनी धुन की पक्की थी। मैंने उससे वादा कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा जीवन साथी वही बनेगा। अविनाश भी मेरी मोहब्बत की गहराई देखकर पिघल गया, और हमने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली। अभी मेरी डिग्री पूरी भी नहीं हुई थी कि घर में एक तूफान खड़ा हो गया। एक शाम जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई तो घर का माहौल कुछ अजीब सा था। मेरी माँ खामोश बैठी थी और पापा ड्राइंग रूम में गंभीर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। मयूरी बेटा, इधर आओ, पापा ने मुझे इशारा किया। मैं डरते डरते उनके पास सोफे पर बैठ गई। जी पापा, मैं तुम्हारे भविष्य का फैसला कर चुका हूँ। तुम्हारी मंगनी मेरे दोस्त के बेटे से तय कर दी गई है। 4 महीने के बाद शादी है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे अच्छे से पता था कि वो अपने किस दोस्त की बात कर रहे हैं, और उस दोस्त का बेटा अजय था, जो कि एक अनपढ़ और जाहिल लड़का था, जिसे बात करने तक की भी तमीज नहीं थी। मैं उसे बचपन से ही नापसंद करती थी, और ये बात पापा भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एकदम से खड़ी होकर बोली, मैं अजय से शादी नहीं कर सकती। वो पढ़ा लिखा भी नहीं है। मेरा और उसका कोई भी जोड़ नहीं है। पापा ने हुक्का एक तरफ रखा और गुस्से से मेरी तरफ देखा। जोड़ हम बनाते हैं मयूरी। ये तुम्हारा बचपन का रिश्ता है और हमने जुबान दी हुई है। समझ गई तुम? ये पत्थर पर लकीर है। मगर पापा, मैं उसे पसंद नहीं करती। मैंने पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की थी। मैं अपनी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ बर्बाद नहीं कर सकती थी जिसे ना मेरी पढ़ाई की कदर हो और ना ही मेरी सोच की। खामोश हो जाओ। पापा ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजकर शायद मैंने गलती की है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने कोई गलत बात नहीं की है पापा। मेरा भी अपनी जिंदगी पर अधिकार है। मैं अजय से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मेरा अंदाज अटल था। इसी लम्हे एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पर लगा।
मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कानों में सनसनाहट होने लगी। पापा ने जिंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। मम्मी डरकर कमरे के कोने में दुबक गई और मेरी छोटी बहन सहर कर रोने लगी। अपनी जुबान को लगाम दो मयूरी। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। मेरी इज्जत और पगड़ी का सवाल है। मैं बिरादरी में अपनी नाक नहीं कटवा सकता। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां पर मैंने तय कर दी है। अब तुम इस घर से तभी निकलोगी जब तुम्हारी डोली उठेगी। मैं अपने गाल पर हाथ रखे आंसू बहाते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि जो पिता मुझे अपनी राजकुमारी कहता था, आज उसी ने मेरी खुशियों का गला घोंट दिया था। रात गए तक मैं अंधेरे कमरे में बैठी सोचती रही। मेरे सामने अब दो रास्ते थे। या तो मैं खामोशी से अपनी जिंदगी एक अनपढ़ आदमी के हवाले करके बर्बाद कर लेती, या फिर मैं अपनी मोहब्बत के लिए लड़ती। अजय के साथ जिंदगी गुजारने के बारे में सोचना ही मेरे लिए मौत से भी ज्यादा बदतर था। मैंने फिर फैसला कर लिया कि मैं किसी भी हाल में ये रिश्ता नहीं मानूंगी। मेरे लाख समझाने पर भी घर वाले नहीं समझे। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल जेल के जैसा हो गया। मुझ पर पहरे बिठा दिए गए और यूनिवर्सिटी जाना भी बंद करवा दिया गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मम्मी को अपना हमदर्द बनाऊं। उन्हें बताया कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। शायद वो मेरी बात समझ जाएं, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझी। मैं समझ गई कि अब मुझे अपनी जंग खुद ही लड़नी होगी। शादी की तारीख करीब आती जा रही थी और मेरा दिल डूब रहा था। मैंने फिर इरादा कर लिया कि शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अविनाश से ही करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मैंने चोरी छुपे अविनाश से बात करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसका फोन नंबर तो लगातार बंद ही जा रहा था। मैं दिन रात ट्राई करती, उसे मैसेज करती, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। मुझे मालूम नहीं था कि आखिर अविनाश कहाँ है। क्या उसे खबर भी है कि मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है? हर गुजरता दिन मुझे एक ऐसे दलदल की तरफ धकेल रहा था जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से जारी थीं। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। ढोलक की थाप गूंज रही थी, लेकिन मेरे लिए यह सब मातम का माहौल था। मेरा दिल चिल्ला चिल्ला कर अविनाश को पुकार रहा था। क्या वो मुझे भूल गया था, या अपने वादे से मुकर गया था, या फिर वो किसी मुसीबत में था? शादी से एक दिन पहले मेहंदी की रस्म थी। मेरे हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही थी और मेरे आंसू लगातार मेरे हाथों पर गिरकर मेहंदी के रंग को धुंधला कर रहे थे। मेरी कजिन मुझे छेड़ रही थी, लेकिन मैं एक जिंदा लाश की तरह वहां पर बैठी थी। मुझे बस एक ही उम्मीद थी कि शायद अविनाश आ जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तो अभी शुरू होने वाला था। अगली सुबह जब मेरी बारात का दिन था, मैंने आखिरी बार मायूसी के आलम में अविनाश का नंबर मिलाया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ये मेरी आखिरी कोशिश थी। घंटी बजी और दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया। हेलो। अविनाश की आवाज सुनते ही मेरा सब्र का बंधन टूट गया। अविनाश, भगवान के लिए मुझे बचा लो, मैं रोते हुए बोली। आज मेरी शादी है। क्या? अविनाश की हैरान आवाज आई। तुम्हारी शादी है? लेकिन तुमने तो मुझसे बहुत बातें की थी। तुम किसी और से कैसे शादी कर सकती हो मयूरी? मैं नहीं करना चाहती अविनाश। मेरे घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें फोन कर रही थी, तुम कहाँ थे? मैं अपने गांव आया हुआ था। यहाँ सिग्नल की दिक्कत है। मुझे तो पता भी नहीं था कि वहाँ ये सब हो रहा है। अविनाश की आवाज में परेशानी साफ झलक रही थी। मैं अभी पार्लर में तैयार होने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे अलावा और किसी से शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे यहाँ से ले जाओ। अविनाश, मैंने रोते हुए रिक्वेस्ट की। दूसरी तरफ कुछ लम्हों की खामोशी छा गई। फिर अविनाश की गहरी आवाज आई। घबराओ मत मयूरी, मैं आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। ब्यूटी पार्लर के शीशे में खुद को देखते हुए मुझे अपनी ही सूरत अजनबी लग रही थी। लाल भारी महंगा जोड़ा और जेवरात से लदी हुई मैं, और चेहरे पर मेकअप की परतें, ये सब किसी और की खुशी के लिए था। मेरी कजिन अंजू मेरे पीछे खड़ी पिन लगा रही थी और लगातार मेरी किस्मत से जलन कर रही थी कि मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। उसे क्या खबर थी कि इस सजावट के पीछे कैसा तूफान छुपा है जो कुछ ही देर में
सब कुछ बहा ले जाएगा। मेरे मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई तो मेरा दिल गले में आ गया। यह अविनाश का मैसेज था। वो बाहर पहुंच चुका था। मेरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। मैं जानती थी कि ये वो पल है जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। मैं अंजू की तरफ मुड़ी और परेशान होते हुए बोली, देखो अंजू, मुझे घुटन हो रही है और सिर में भयानक दर्द है। मैं थोड़ा बाहर जाकर खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। तुम प्लीज मेरा फोन चार्जिंग पर लगा दो। मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। अंजू ने फिक्रमंदी से मेरी तरफ देखा और बोली, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? दुल्हन का अकेले बाहर जाना ठीक नहीं है। मैंने तुरंत इनकार करते हुए कहा, नहीं, तुम यहीं पर रुको। अगर मेरी बारी आ गई और मैं नहीं हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं बस गेट तक जा रही हूँ, तुम फिक्र मत करो। अंजू कंधे उचकाकर अपने काम में व्यस्त हो गई। मैं अपना भारी लहंगा संभालते हुए तेज कदमों से पार्लर के एग्जिट गेट की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैं पार्लर के शीशे वाले दरवाजे से बाहर निकली, सामने सड़क के किनारे पर एक पुरानी सी टैक्सी खड़ी हुई थी। अविनाश ने जल्दी से टैक्सी का दरवाजा खोला और कहा, मयूरी, जल्दी बैठो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर किसी ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। मैं टैक्सी में बैठी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अविनाश भी तुरंत दूसरी तरफ आकर बैठ गया और ड्राइवर से कहा, चलो जल्दी निकलो यहाँ से। टैक्सी फर्राटे भरती हुई सड़क पर दौड़ने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो गली, वो शहर, वो लोग सब पीछे छूट रहे थे। मैंने कांपते हुए हाथों से अपना मुंह छुपा लिया और रो पड़ी। मैंने ये क्या कर दिया था? मैं अपने माँ बाप को जिंदा ही दफन कराई थी। अविनाश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और नरमी से कहा, मयूरी, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। तुमने जो भी किया है अपने प्यार के लिए किया है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम अपने अतीत के हर दुख को भूल जाओगी। अब हम आजाद हैं, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। मैंने आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ देखा और पूछा कि अब हम कहाँ जा रहे हैं अविनाश? मेरे घर वालों को पता चला तो वे हमें जान से ही मार डालेंगे, पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। अविनाश ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, डरो मत मेरी जान, हम सीधे मेरे गांव जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें शादी करनी होगी ताकि हमारा रिश्ता जायज हो जाए और कोई भी हम पर उंगली ना उठा सके। मैंने एक वकील से बात कर रखी है, वो हमारी शादी करवा देंगे। तकरीबन आधे घंटे बाद हम कचहरी के बाहर उतरे। वहां 2 गवाह पहले से ही मौजूद थे, जिन्हें शायद अविनाश ने ही इंतजाम करके बुलाया था। वकील साहब ने हमें देखा तो सवालिया नजरों से अविनाश की तरफ देखा। अविनाश ने आराम से कहा, वकील साहब, यही है, ये अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं। इनके घर वाले जबरदस्ती इसकी शादी कहीं और ही करवा रहे थे, इसीलिए हमने ये कदम उठाया है। वकील साहब ने मुझसे पूछा, बहन जी, क्या आप अपनी मर्जी से इस लड़के से शादी कर रही हैं? मैंने एक पल के लिए अविनाश की आंखों में देखा, जहां बेपनाह मोहब्बत और उम्मीद थी, और फिर भारी आवाज में कहा, जी, मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। शादी की रस्में पूरी हुई, मैंने साइन कर दिए। मैंने अविनाश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। शादी के बाद हम दोबारा टैक्सी में बैठे और अविनाश के गांव की तरफ रवाना हो गए। सफर लंबा था। शहर की रोशनियां धीरे धीरे खत्म हो रही थीं और देहाती अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अविनाश रास्ते भर मुझे तसल्ली देता रहा कि उसका घर छोटा और कच्चा है, लेकिन वहां बहुत सुकून है। वो बार बार भरोसा दिला रहा था कि वो मुझे अपनी रानी बनाकर रखेगा। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। मेरा दिमाग अभी भी सुन्न ही था। जब मेरे घर वालों को मेरे फरार होने की खबर मिली होगी तो वहां क्या कोहराम मचा होगा। मेरी माँ तो शायद सदमे से मर ही गई होगी और पापा की इज्जत मिट्टी में मिल गई होगी। वे अजय और उसके घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? ये सोच मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर रही थी, लेकिन अब पछतावे का वक्त भी खत्म हो चुका था। रात के पिछले पहर हम अविनाश के गांव पहुंचे। चारों तरफ खामोशी और घुप अंधेरा था। टैक्सी फिर एक कच्चे मकान के बाहर आकर रुकी। अविनाश ने किराया दिया और मुझे लेकर अंदर दाखिल हुआ। घर वाकई में बहुत छोटा और साधारण था। एक छोटा सा आंगन और 2 कमरे। अविनाश ने कमरे का दरवाजा खोला और कहा, यही हमारा घर है मयूरी। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे बाप के महल जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ तुम्हें मेरी मोहब्बत मिलेगी जो वहाँ कभी भी नहीं मिलती। मैं कमरे में दाखिल हुई। वहां पर एक पुरानी सी चारपाई बिछी हुई थी और कोने में एक संदूक रखा था। मैं थक कर चारपाई पर बैठ गई।
मेरा भारी जोड़ा और जेवरात मुझे काट रहे थे। अविनाश मेरे पास आकर बैठ गया और प्यार भरी नजरों से मुझे देखने लगा। उसने कहा, तुम थक गई होगी, आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ये कहकर वो पानी लेने के लिए बाहर चला गया। मैंने कमरे का जायजा लिया। दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ था और छत लकड़ी की बनी थी। ये वो जिंदगी थी जो मैंने खुद चुनी थी, गरीबी और मोहब्बत। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अविनाश साथ में है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अविनाश पानी का गिलास लेकर वापस आया। मैंने पानी पिया तो कुछ सुकून मिला। अविनाश ने कहा, मयूरी, तुमने मेरे लिए जो कुर्बानी दी है, मैं सारी जिंदगी उसका एहसान नहीं उतार सकता। मेरे घर वाले अभी सो रहे हैं, सुबह मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा। मेरा बड़ा भाई थोड़ा सा सख्त मिजाज है, लेकिन मैं उसे मना लूंगा, तुम फिक्र मत करना। मुझे क्या पता था कि जिस भाई का वो जिक्र कर रहा है और जिस सुबह का मैं इंतजार कर रही हूँ, वो मेरी जिंदगी की आखिरी सुकून भरी रात साबित होगी। मैं अविनाश के कंधे पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। थकान और मानसिक दबाव की वजह से मुझे जल्दी ही नींद आ गई थी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो घर में एक अजीब सा शोर था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने अविनाश को आवाज दी, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। मैं घबराकर उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर आंगन से रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मेरे घरवाले यहाँ पर पहुंच गए हैं? क्या पुलिस आ गई है? मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और बाहर निकली। आंगन का नजारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। औरतें रो रही थीं और मर्द सिर झुकाकर खड़े थे। आंगन के बीचों बीच एक चारपाई पड़ी थी, जिस पर सफेद चादर में लिपटी हुई कोई चीज रखी थी। मैंने फिर एक औरत से पूछा, ये क्या हो रहा है? अविनाश कहाँ है? उस औरत ने मुझे नफरत और गुस्से से देखा और चिल्लाकर बोली, तुम पूछती हो अविनाश कहाँ है? अरे डायन, तुमने ही तो उसे मारा है। खा गई तू मेरे देवर को। ये शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। मैं भागकर चारपाई के पास गई और चादर हटाई। सामने अविनाश का सफेद पड़ा चेहरा था। आंखें बंद और होंठ नीले पड़ चुके थे। वो बेजान पड़ा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी चीख आसमान तक पहुंच गई और मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ी। अचानक एक सख्त हाथ ने मुझे बाजू से पकड़कर जोर से धकेला। मैं लड़खड़ाकर दूसरी तरफ गिर पड़ी। गर्दन उठाकर देखा तो अविनाश का बड़ा भाई भयानक नजरों से मुझे घूर रहा था। खबरदार, जो मेरे भाई की लाश को अपने इन गंदे हाथों से छुआ, तू डायन है। तूने मेरे भाई को मारा है। तू खा गई है इसे। मैं हिचकियां लेते हुए इनकार में सिर हिलाने लगी और कहा, भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अविनाश की पत्नी हूँ। मैं तो इसके लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। पत्नी नहीं, मुजरिम हो तुम। उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि मेरा दिल ही दहल गया। कल रात तुम ही इसके कमरे में थी और तुम्हारे सिवा कोई इसकी जान नहीं ले सकता। तुमने इसे कोई जानलेवा चीज दी है। मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा, मैंने तो इसे सिर्फ पानी दिया था, मैंने कुछ भी नहीं किया। इतने में अविनाश की भाभी, जो कल तक नजर नहीं आई थी, भीड़ को चीरती हुई आगे आई और रोते हुए चिल्लाई, झूठ बोलती है ये। कल रात मैंने खुद इसे अपनी आंखों से देखा था। जब ये अविनाश के लिए दूध का गिलास लेकर जा रही थी तो ये उसमें कुछ मिला रही थी। मैं समझी कि कोई ताकत की दवा है। मुझे क्या पता था कि ये डायन मेरे देवर की जान ले रही है। मैं हैरत और सदमे से पत्थर बनी उसे देखती रह गई। ये औरत क्या कह रही थी? मैंने तो अविनाश को दूध दिया ही नहीं था। मैं चिल्लाई, आप झूठ बोल रही हैं। भगवान से तो डरिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अविनाश मेरा पति है। अरे, पति होता तो तुम उसे मारती नहीं, बल्कि उसकी सेवा करती। अविनाश के भाई ने चिल्लाकर कहा और फिर गांव वालों की तरफ देखकर बोला, देखो गांव वालों, ये वही लड़की है जो शहर से भाग कर आई है। अरे, जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकी, वो मेरी क्या होगी? इसने मेरे भाई की दौलत और जमीन के लालच में उसे जहर दे दिया है ताकि ये सब कुछ हड़प ले। गांव के लोग जो तमाशाई बने खड़े थे, अब मुझे भला बुरा सुनाने लगे। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहां पर पहुंच गई। 2 सिपाही और एक थानेदार अंदर दाखिल हुआ। थानेदार ने लाश की जांच पड़ताल की और फिर अविनाश के भाई से पूछा, क्या हुआ है यहाँ पर? किसने सूचना दी थी? अविनाश के भाई ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, साहब जी, मैंने ही आपको फोन किया था। ये मेरे छोटे भाई की लाश है
और ये लड़की जो कल इसके साथ भागकर यहाँ पर आई थी, इसने रात को दूध में जहर मिलाकर मेरे भाई को दे दिया। सुबह जब हम भाई को उठाने के लिए गए तो उसका शरीर नीला पड़ा हुआ था। मैं थानेदार के कदमों में गिरते हुए बोली, साहब ये झूठ बोल रहे हैं, मेरा भरोसा करिए, मैं बेगुनाह हूँ, मैं अविनाश से मोहब्बत करती हूँ, मैं इसे कैसे मार सकती हूँ। थानेदार ने नफरत से मुझे देखा और सिपाहियों को इशारा किया, इसे हथकड़ी लगाओ और गाड़ी में डालो, बाकी सारी जांच पड़ताल थाने में होगी। लेडी पुलिस मौजूद नहीं थी, इसीलिए एक सिपाही ने बेदर्दी से मेरा बाजू मरोड़ा और मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी। लोहे की ठंडी हथकड़ियों ने मेरी आत्मा तक को पत्थर कर दिया। मैंने विरोध करने की कोशिश की और चिल्लाई, मुझे अविनाश का चेहरा तो देख लेने दो, मुझे उसके अंतिम संस्कार तक तो रुकने दो, मैं कहीं नहीं भाग रही। लेकिन वहां मेरी कोई सुनने वाला नहीं था। अविनाश के भाई ने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, जो सिर्फ मैं सुन सकूं, तुम्हारा अंजाम यही होना था, तुम्हारी जैसी लड़कियां जेल की ही हकदार होती हैं। मुझे घसीटते हुए पुलिस गाड़ी की तरफ ले जाया गया। गाड़ी में बैठते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं एक गहरी खाई में गिर चुकी हूँ। मुझे मालूम था कि अब मेरा केस लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं वो बदकिस्मत लड़की थी जिसने अपनी मर्जी की खातिर अपने माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रौंद दिया था। घर से भागी हुई लड़कियों का नसीब क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती थी, और अब वही नसीब मेरे सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। पुलिस वैन चल पड़ी और अविनाश का घर मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैंने सर सीट की पिछली तरफ झुका दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे दिमाग में पापा का चेहरा घूम रहा था। मेरे कानों में उनकी वो बात गूंज रही थी कि इज्जतदार घर की लड़कियां कभी भी अपने घर की दहलीज को पार नहीं करती। आज मैंने पार की थी तो उसका अंजाम भी देख लिया था। थाने पहुंचकर मुझे एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। वहां की बदबू और गंदगी ने मेरा स्वागत किया था। मैंने सलाखों को पकड़कर बाहर देखा, कोई भी नहीं था जो मेरी मदद के लिए आता। मैं वहीं जमीन पर बैठकर रोना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरे आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। अविनाश मर चुका था और मैं उसके कत्ल के जुर्म में जिंदा दफन हो चुकी थी। सुबह होते ही लेडीज पुलिस की एक सिपाही आई और उसने सलाखों पर डंडा मारते हुए बड़े ही कड़क लहजे में कहा, ओए लड़की, उठ जा, क्या समझा था यहाँ ससुराल की तरह तेरी आव भगत होगी, चल निकल बाहर, पेशी पर जाना है। मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ उठी। मेरा गला प्यास से कांटे की तरह सूख रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, मैडम क्या मेरे घर से कोई आया है? क्या मेरे पापा या कोई वकील मुझसे मिलने आया है? सिपाही ने जोरदार ठहाका लगाया और मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे ओ राजकुमारी, कौन से सपने देख रही हो? घर से भागी हुई लड़कियों के पीछे उनके घर वाले नहीं आते, बल्कि वो तो प्रार्थना करते हैं कि ऐसी औलाद वहीं कहीं पर मर खप जाए ताकि उनकी इज्जत मिट्टी में ना मिले। अब वो तुम्हारा तमाशा देखने अदालत क्यों आएंगे? उसकी बात ने मेरी बची हुई उम्मीद भी तोड़ दी। मुझे अदालत ले जाया गया। वहां कटघरे में खड़े होकर मैंने चारों तरफ देखा। भीड़ तो थी, लेकिन मेरा अपना कोई भी नहीं था। अविनाश का भाई और भाभी वहां बेचारे बनकर खड़े थे और आंसू बहा रहे थे। जज साहब ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपने पक्ष में कुछ कहना चाहती हूँ या मेरा कोई वकील है। मैंने खाली नजरों से उनकी तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, जज साहब, मेरा कोई वकील नहीं है और ना ही मेरे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है। मेरा पति मर चुका है और मेरे माँ बाप ने मुझे जिंदा ही मरा हुआ समझ लिया है। आप जो फैसला करें मुझे मंजूर है। फैसला बहुत जल्द हो गया। गवाहों और सबूतों के आधार पर मुझे अविनाश के कत्ल का मुजरिम करार दे दिया गया और एक लंबी सजा सुना दी गई। मुझे सेंट्रल जेल भेज दिया गया। मैंने सोचा था कि सजा मिलने के बाद शायद मेरी जिंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जेल की दुनिया बाहर की दुनिया से ज्यादा जालिम और भयानक है। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही खूबसूरती मेरा सबसे बड़ा जुर्म बन गई। जेल में दाखिल होते ही वहां के स्टाफ की नजरें मुझ पर जम गईं। मैंने महसूस किया कि यहाँ के रखवाले ही सबसे बड़े भेड़िए हैं। कुछ दिन गुजरे थे कि एक रात मेरी कोठरी का दरवाजा खुला। एक भारी भरकम पुलिस ऑफिसर अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वहशीपन था। मैं डरकर दीवार से सट गई। उसने मेरे करीब आकर कहा, सुना है तुम बहुत बड़े घराने की बेटी हो और मोहब्बत में पागल होकर यहाँ पहुँच गई हो, लेकिन तुम्हारा महबूब तो तुम्हें छोड़कर चला गया। अब यहाँ अकेले कैसे रहोगी? मैं कांपते हुए बोली, साहब, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मैं अपनी सजा काट रही हूँ। वो हंस पड़ा
और बोला, सजा तो अभी शुरू हुई है मयूरी। जेल में खूबसूरत लड़कियों का रहना आसान नहीं होता। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी ये कैद आसानी से गुजर सकती है, वरना यहाँ हर रोज एक नई मौत मरोगी। मैं उसका इशारा समझ गई थी। मैंने चिल्लाकर कहा, खबरदार, जो मेरे करीब आए मैं जान दे दूंगी, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। लेकिन मेरी चीखें उस पत्थर दिल इंसान पर कोई असर नहीं कर सकी। उसी रात मुझे अंदाजा हुआ कि जब एक लड़की घर की चार दीवारी और अपने पिता का साया छोड़कर निकलती है तो वो मांस का एक ऐसा टुकड़ा बन जाती है जिसे हर कोई नोचना चाहता है। मेरी इज्जत, जो मेरे पापा की पगड़ी थी, जेल की इस काली कोठरी में बर्बाद हो गई। मैं रोती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद तो ये रोज का सिलसिला बन गया। हर पुलिस वाले की बुरी नजर मुझ पर थी। वे आपस में समझौते कर लेते थे। हर किसी ने मेरी मजबूरी और बेबसी का फायदा उठाया। मैं जो मोहब्बत का सपना लेकर घर से निकली थी, अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। मेरी आत्मा जख्मी थी और शरीर बेजान। मैं अक्सर रातों को उठकर भगवान से अपनी मौत की दुआ मांगती, लेकिन शायद मौत भी मुझसे रूठ गई थी। जेल में दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए थे। मैंने वहां हर तरह की औरत देखी थी। कोई चोरी के जुर्म में थी तो कोई कत्ल के, लेकिन सबसे ज्यादा बदकिस्मत मैं थी, जिसका जुर्म मोहब्बत था और सजा बेइज्जती। मेरे साथ की कैदियां मुझे अक्सर ताने देती थीं कि इतनी अच्छी शक्ल सूरत लेकर पैदा हुई थी तो किसी अमीर से शादी कर लेती, गरीबों के चक्कर में पड़कर क्यों जिंदगी बर्बाद की। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती और सोचती कि काश उस दिन पापा की बात मान ली होती। काश अजय से शादी कर ली होती। वो अनपढ़ था, गंवार था, लेकिन कम से कम मुझे ये बेइज्जती तो नहीं देखनी पड़ती। मुझे मेरे घर की इज्जत तो मिलती। मैंने अविनाश की मोहब्बत में क्या पाया? बदनामी, जेल और ये जिंदगी। एक दिन एक पुरानी कैदी औरत मेरे पास आई और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, आंसू पोंछ लो। यहाँ आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। तुम अब वो मयूरी नहीं रही जो यूनिवर्सिटी जाया करती थी। अब तुम सिर्फ एक कैदी नंबर हो। जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगी तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। इसीलिए अपने दिल को पत्थर का कर लो। मैंने उसकी तरफ देखा और दुखी आवाज में कहा, मेरा दिल तो उसी दिन पत्थर का हो गया था अम्मा, जिस दिन मैंने अपने बाप के घर की दहलीज पार की थी। मुझे तो बस उसी दिन का इंतजार है जब मैं यहाँ से निकलकर उन लोगों के पास वापस जाऊंगी जिन्होंने मुझे पैदा किया था। शायद वो लोग मुझे माफ कर दें, शायद मेरे बाप का दिल पिघल जाए। वो औरत अफसोस से सिर हिलाकर चली गई, लेकिन मैं उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहती थी। मुझे अभी भी ऐसा लगता था कि मेरे माँ बाप मुझे ऐसी हालत में देखकर गले लगा लेंगे। आखिर मैं उनका खून थी, लेकिन मैं गलत थी, बहुत गलत। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि बाहर की दुनिया जेल से भी ज्यादा बदतर साबित होने वाली है। जेल का वो भारी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला और सिपाही ने मुझे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, जाओ मयूरी, तुम्हारी कैद पूरी हो गई है। अब तुम आजाद हो, लेकिन याद रखना, दोबारा यहाँ का रुख मत करना। मैंने गहरी सांस ली और बाहर की दुनिया में कदम रखा। ताजी हवा का झोंका मुझे अजनबी सा लगा। मेरे पास अब कोई ठिकाना नहीं था। न जेब में पैसे थे और ना ही शरीर पर ढंग के कपड़े। मैं सड़क के किनारे खड़ी सोचती रही कि अब मैं कहाँ जाऊं। मेरे कदम अपने आप उस रास्ते पर चल पड़े जो मेरे बचपन से पहचान का था, यानी मेरे पिता का घर। मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागी कि शायद मेरे माँ बाप मेरी हालत देखकर मुझे माफ कर देंगे। आखिर मैं उनका अपना खून थी। चलते चलते जब मैं उस गली में पहुंची तो मेरा दिल सीने से बाहर आने लगा। घर का दरवाजा वैसा ही था, लेकिन उस पर वीरानी पसरी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से दस्तक दी। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और सामने मेरे पापा खड़े हुए थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। मुझे देखते ही उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी, जो तुरंत ही नफरत में बदल गई। उन्होंने गरजदार आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आई हो? मैं उनके कदमों में गिर गई और रोते हुए बोली, पापा, मैं आपकी मयूरी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने अपनी सजा भुगत ली है। अब मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। भगवान के लिए मुझे सहारा दे दीजिए। पापा ने नफरत से अपना पैर पीछे खींच लिया और कड़क आवाज में बोले, मेरी बेटी मयूरी तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो एक गैर मर्द के साथ घर से भागी थी। हमने तो उसका शोक भी मना लिया था। अब तुम जो भी हो यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, पापा, मैं पश्चाताप कर चुकी हूँ।
मैं विधवा हो गई हूँ, मेरा पति मर गया है, मुझे ठुकराइए मत, मैं कहाँ जाऊंगी। पापा ने तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, जहां से मुंह काला करवा कर आई हो वहीं जाओ। हमें पता था कि तुम जेल में हो, लेकिन हम तुम्हें देखने नहीं गए, क्योंकि हमारे लिए तुम मर चुकी थी। बस तुम्हारा श्राद्ध करना बाकी था, वो भी हम करवा ही लेंगे। तुमने हमारी इज्जत पर जो दाग लगाया है वो कभी नहीं मिट सकता। मैं रोती रही, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। उन्होंने मुझे एक और खबर सुनाई जिसने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी। वो बोले, तुम्हें पता भी है, तुम्हारे भागने के बाद खानदान की इज्जत बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमने तुम्हारी 15 साल की बहन की शादी उसी वक्त अजय से करवा दी थी, ताकि हमारी नाक न कटे। ये सुनकर मैं पत्थर की तरह जड़ हो गई। मेरी वजह से मेरी मासूम बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। पापा ने नफरत से मेरी तरफ देखा और दरवाजा मेरे मुंह पर जोर से बंद कर दिया। मैं बंद दरवाजे के बाहर खड़ी रोती रही, चीखती रही, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैं बोझिल कदमों के साथ वहां से निकल आई और सड़कों पर भटकने लगी। भूख और प्यास से मेरा बुरा हाल था। रात होने वाली थी और मुझे सिर छुपाने के लिए एक छत की जरूरत थी। चलते चलते मैं एक बहुत ही पॉश इलाके में पहुंची, जहां बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई थीं। अचानक मेरी नजर एक कोठी के गेट पर लगी तख्ती पर पड़ी, जिस पर लिखा था, सफाई के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। मैंने सोचा यही मेरा आखिरी सहारा हो सकता है। मैंने मेन गेट खटखटाया। चौकीदार ने दरवाजा खोला और मुझे सवालिया नजरों से देखा। मैंने कहा, मुझे नौकरी की जरूरत है, मैं सफाई का काम कर लूंगी। चौकीदार मुझे अंदर लेकर गया और एक बड़ी उम्र की नौकरानी से मिलवाया। उसने मेरी हालत देखी, मेरे फटे पुराने कपड़े और बदन की बदबू, तो उसे मुझ पर रहम आ गया था। उसने कहा, बहन, हमें एक सफाई वाली की सख्त जरूरत है। अगर तुम मेहनत से काम करोगी तो तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए क्वार्टर भी मिल जाएगा और रोटी भी। मैंने तुरंत हाँ कर दी। मैं पढ़ी लिखी थी, यूनिवर्सिटी गई थी, लेकिन मेरे पास मेरी डिग्रियां नहीं थी और ना ही अब मैं इस लायक थी कि कोई ढंग की नौकरी कर सकूं। मेरे माथे पर जेल और बदनामी का दाग था। मैंने वही काम करना शुरू कर दिया। मुझे बताया गया कि कोठी के मालिक कनाडा में रहते हैं और कई सालों से इंडिया नहीं आए हैं। यहाँ उनकी पत्नी और 2 बेटियां रहती हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं था कि मालिक कौन है और कहाँ है। मुझे बस एक छत चाहिए थी, जो मुझे मिल गई थी। मैंने क्वार्टर में अपना सामान रखा, जो ना के बराबर था, और अपनी किस्मत पर रोने लगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करूंगी, लेकिन पेट की आग इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। अगले दिन से ही मैंने काम संभाल लिया। कोठी की मालकिन एक लाचार औरत थी, जो चलने फिरने के काबिल नहीं थी और व्हील चेयर पर ही रहती थी। उनका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करना था। मैं सारा दिन कोठी की सफाई करती और रात को थक हार कर अपने क्वार्टर में जाकर सो जाती। उस कोठी में काम करते हुए मुझे कई महीने गुजर गए थे। मेरी जिंदगी अब सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन तक ही सीमित होकर रह गई थी। मैं जो कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली स्टूडेंट थी और किताबों में खोई रहती थी, अब मैं लोगों के झूठे बर्तन धोने पर मजबूर थी। उस घर में मालकिन अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। वो एक टांग से लाचार थीं, इसीलिए ज्यादातर अपने कमरे में ही बनी रहती थीं। उनका मिजाज काफी चिड़चिड़ा था और वो लोगों पर चिल्लाती रहती थीं। मैं खामोशी से उनकी डांट सुन लेती थी, क्योंकि मुझे अपनी छत बचानी थी। मैंने कभी भी मालिक को नहीं देखा था, बस इतना सुना था कि वो कनाडा में रहते हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और फिर एक दिन अचानक घर में हलचल मच गई। मालकिन ने सारे नौकरों को हॉल में जमा किया और खुशी से चमकते चेहरे के साथ ये ऐलान किया कि तुम सब कान खोलकर सुन लो, अगले हफ्ते साहब वापस आ रहे हैं। वो कई सालों बाद इंडिया का चक्कर लगा रहे हैं। मुझे घर में एक कण बराबर भी मिट्टी दिखाई नहीं देनी चाहिए और उनके आने की खुशी में हम एक बहुत बड़ी पार्टी देने जा रहे हैं। इस ऐलान के बाद घर का नक्शा ही बदल गया। रंग रोगन का काम शुरू हो गया और हर चीज को चमका दिया गया। मैं भी बाकी नौकरों के साथ दिन रात काम में जुटी रही। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मालिक आ रहा है या नहीं। मुझे तो बस अपनी 2 वक्त की रोटी से मतलब था। पार्टी वाला दिन आ गया। पूरी कोठी को चमकदार लाइटों से सजा दिया गया था। एक से एक महंगे पकवान तैयार किए गए और हर तरफ फूलों की सजावट थी। शाम होते ही मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। बड़ी बड़ी गाड़ियां गेट से अंदर दाखिल हो रही थीं। मैं किचन से ड्राइंग रूम में खाने की ट्रे पहुंचाने में व्यस्त थी। मेरा काम मेहमानों को सर्व करना था, लेकिन मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से अच्छी तरह ढक रखा था
ताकि मुझे कोई पहचान न ले या मेरी शक्ल देखकर कोई सवाल न करे। अचानक मेरी नजर गेट से दाखिल होने वाले कुछ मेहमानों पर पड़ी और मेरे कदम वहीं पर जम गए। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। वे लोग सूट बूट पहने हुए थे, लेकिन मैं हजारों की भीड़ में भी उन्हें पहचान सकती थी। वे मेरे ससुराल वाले थे, वही लोग जिन्होंने मुझे कातिल कहा था और जेल भिजवा दिया था। अविनाश का वही जालिम भाई और भाभी जिन्हें मैंने अदालत में देखा था, आज वे इसी इतनी महंगी कोठी में मेहमान बनकर आए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत ही एक पर्दे के पीछे खुद को छुपा लिया। मेरे दिमाग में हजारों सवाल उठने लगे। ये लोग तो गांव के गरीब किसान थे, ये इतने अमीर लोगों की पार्टी में क्या कर रहे हैं और उनका हुलिया इतना कैसे बदल गया। अविनाश का भाई जो फटे पुराने कपड़े पहना करता था, आज महंगा सूट पहने अकड़ कर चल रहा था। मैंने पास खड़ी हुई एक नौकरानी से दबे हुए लहजे में पूछा, दीदी, ये सामने सोफे पर बैठने वाले लोग कौन हैं? ये तो साहब के रिश्तेदार नहीं लगते। नौकरानी ने धीरे से कहा, अरे पागल, ये साहब के खास मेहमान हैं और करीबी रिश्तेदार हैं। सुना है साहब का रिश्ता गांव से है और ये उनके भाई भाभी हैं। सामने ही तो उनकी किस्मत बदली है। ये सुनते ही मेरा सिर चक्कर खाने लगा। साहब गांव से हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरा दिमाग उलझन का शिकार हो गया। मैं डर रही थी कि अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो फिर से कोई तमाशा खड़ा कर देंगे, फिर से मुझे जेल भिजवा देंगे। मैं डर के मारे किचन के सबसे आखिरी कोने में जाकर बर्तन धोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि ये रात सही से बीत जाए। अभी मैं इसी ख्याल में डूबी थी कि बाहर से शोर की आवाज आई। एक नौकर भागता हुआ आया और चिल्लाया, साहब आ गए, साहब आ गए। उनकी गाड़ी गेट पर पहुंच गई है। सारे नौकर और रिश्तेदार उनका स्वागत करने के लिए गेट पर पहुंच गए। मालकिन भी व्हीलचेयर पर बैठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं भी उत्सुकता और डर के मिले जुले एहसासों के साथ किचन के दरवाजे से झांकने लगी। एक काले रंग की चमचमाती लंबी गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। ड्राइवर ने भागकर दरवाजा खोला। सबकी नजरें गाड़ी के दरवाजे पर जमी थीं। एक महंगा जूता जमीन पर पड़ा और फिर एक बड़ी रौबदार और शानदार पर्सनैलिटी सामने दिखाई पड़ी। जैसे ही उस शख्स का चेहरा रोशनी में आया, मेरे गले से एक दबी हुई चीख निकल गई और मैं दीवार का सहारा लेकर वहीं गिरने लगी। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मेरा शरीर जैसे जम गया था। मेरे सामने खड़ा वो शख्स मेरा अतीत, मेरी मोहब्बत और मेरी बर्बादी का जिंदा सबूत था। मैंने अपनी आंखों को जोर से मसल लिया कि शायद ये कोई वहम हो, लेकिन वो हकीकत थी। अविनाश जिंदा था, हट्टा कट्टा और बिल्कुल सही सलामत। वही शख्स जिसकी लाश पर मैं रो रो कर मातम मना चुकी थी, जिसके कत्ल के इल्जाम में मैंने जेल की काल कोठरी में अपनी इज्जत और जवानी दोनों बर्बाद कर दी थी। वो आदमी आज मेरे सामने एक महंगा सूट पहने मुस्कुराता हुआ खड़ा था। अविनाश आगे बढ़ा और अपने उस भाई को गले लगाया जिसने मुझ पर जहर देने का इल्जाम लगाया था। मैं दीवार के पीछे खड़ी ये सब देख रही थी और मेरा दम घुट रहा था। अविनाश ने अपने भाई की पीठ थपथपाते हुए कहा, भैया, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है और कारोबार को भी बहुत अच्छे से संभाला है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसके भाई ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे अविनाश, ये सब तो तुम्हारा ही है। तुम हमारे परिवार का गर्व हो। तुमने जो कुर्बानी दी थी, आज उसी का फल हम सब खा रहे हैं। कुर्बानी, ये शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह लगा। किसकी कुर्बानी? मेरी? मेरी मासूमियत की? मेरी वफादारी की? मेरे अंदर नफरत का लावा उबलने लगा। दिल चाहा कि अभी जाऊं और सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर उनका कच्चा चिट्टा खोल दूं कि कैसे मुझे साजिश में फंसाकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी गई थी। अविनाश की पत्नी व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। वो उसकी तरफ मुड़ा और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बड़े ही प्यार से बोला, कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मालकिन मुस्कुराकर बोली, आप आ गए तो जान में जान आ गई, वरना इस घर की रौनक तो आपके दम से ही है। मैं ये तमाशा और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरे हाथ में पकड़ी हुई शरबत की ट्रे कांपने लगी। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, कहीं छुप जाना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से मेरे हाथ से वो गिलास फिसल कर जोरदार आवाज के साथ फर्श पर गिरकर टूट गए। कांच की आवाज पर हॉल में मौजूद सभी लोगों की नजरें मेरी तरफ उठ गईं। सन्नाटा छा गया। अविनाश ने भी चौंक कर मेरी तरफ देखा। जैसे ही हमारी नजरें मिली, उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और रंगत उड़ गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो यकीन न होने के अंदाज में मेरी तरफ देख रहा था,
जैसे कि उसने किसी भूत को देख लिया हो। उसके मुंह से अचानक से निकला, मयूरी। मालकिन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, आप इस नौकरानी को जानते हैं? और ये मयूरी कौन है? अविनाश ने अपनी पत्नी की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो किसी चुंबक की तरह खिंचा हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके भाई ने उसके बाजू को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की और घबराकर बोला, अविनाश रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? ये सिर्फ एक नौकरानी है। अविनाश ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया और गुस्से से अपने भाई को देखा, फिर सीधा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं नजरें झुकाए खड़ी रही और दुपट्टा अपने चेहरे पर और कसकर कर लिया। अविनाश ने काटती हुई आवाज में कहा, मेरी तरफ देखो मयूरी, क्या ये सच में तुम हो? मैंने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में देखा। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि सदियों की नफरत थी। मैंने कांपते होंठों से कहा, हाँ, मैं वही मयूरी हूँ जिसकी लाश तुम उसी गांव में छोड़ कर आए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि तब मेरा शरीर जिंदा था और आत्मा मर चुकी थी। आज मेरे सामने तुम्हारा जमीर भी मर चुका है। अविनाश ने अपना सिर पकड़ लिया और लड़खड़ाया, तुम यहाँ इस घर में और इस हालत में? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं कड़वे लहजे में बोली, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा अविनाश कि जिस इंसान के लिए मैंने अपने माँ बाप को ठुकरा दिया वो इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। तुम तो मर गए थे ना, फिर आज ये जिंदा लाश कैसे चल फिर रही है? हॉल में मौजूद मेहमान और घरवाले हैरानी से हमारा मुंह देख रहे थे। मालकिन गुस्से से चिल्लाई, ये बदतमीज नौकरानी मेरे पति से किस अंदाज में बात कर रही है? इसे अभी धक्के देकर घर से बाहर निकालो। अविनाश ने हाथ उठाकर अपनी पत्नी को खामोश रहने का इशारा किया और मेरी तरफ देखकर बोला, मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। मैं नफरत से थूकते हुए बोली, मेरे पास अब तुम्हारे लिए कोई भी बात नहीं बची है, सब कुछ तो तुमने खत्म कर दिया है। अविनाश ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने झटक दिया। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मयूरी मेरी बात तो सुन लो, सिर्फ एक बार मुझे अपनी सफाई देने का मौका तो दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने चारों तरफ देखा, सबकी सवालिया नजरें हम पर ही जमी हुई थीं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी काली करतूतों को कबूल करना चाहते हो तो बोलो। मैं भी सुनना चाहती हूँ कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे जिंदा क्यों दफना दिया? अविनाश ने सबको फिर बाहर जाने का इशारा किया। हॉल में सन्नाटा पसर गया था और मेहमान जा चुके थे। हवेली के एक बड़े कमरे में अविनाश और मैं आमने सामने खड़े थे। अविनाश का सिर झुका हुआ था और वो मुजरिमों की तरह मेरे सामने खड़ा था। मैं नफरत से उसकी तरफ देखकर बोली, बोलो अविनाश, अब खामोश क्यों हो? मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ वो खेल क्यों खेला जिसने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली। अविनाश ने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर कांपती हुई आवाज में बोला, मैं चाहता था कि तुमसे माफी मांग लूं, तुम्हें जेल से आजाद करवा दूं। मैंने पता करवाया था, लेकिन तब तक तुम जेल से जा चुकी थी। तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। मैं नहीं जानता था कि तुम तो मेरे ही घर में हो। मैं कड़वाहट में हंसते हुए बोली, तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की थी? तुम तो अपनी नई जिंदगी में मगन थे। मैंने पूछा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे जीते जी मार दिया? अविनाश ने दीवार का सहारा लिया और नजरें चुराते हुए बोला, मैं लालच में आ गया था मयूरी। मेरे भाई को किसी ने मेरे रिश्ते की पेशकश की थी। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे। मेरे भाई ने मुझे भड़काया कि मैं तुम्हारे साथ शादी ना करूं और उन अमीर लोगों की लाचार बेटी से शादी करके हमेशा के लिए अपना भविष्य बना लूं। मैं दौलत के लालच में अंधा हो गया था। पहली रात तुमसे शादी करने के बाद ही मैंने भाई को हाँ कह दी, लेकिन ये तभी मुमकिन था जब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देता। तब मैंने और मेरे भाई ने ये खेल खेला और तुम्हें जेल भिजवा दिया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीख चीख कर रो लूं। मैं गुस्से से बोली, और वो जहर, वो मौत का ड्रामा? अविनाश ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा, मैं जिंदा था मयूरी। मैंने कोई जहर नहीं खाया था, बल्कि सिर्फ बेहोशी की दवा ली थी ताकि सबको लगे कि मैं मर गया हूँ। तुम्हारे जेल जाने के बाद ही मैंने उस लंगड़ी बीवी से शादी कर ली। उस वक्त से मेरे पास बहुत पैसे आने लगे। कनाडा में मैंने अपना कारोबार खड़ा कर लिया है और आज मैं एक अमीर शख्सियत हूँ, लेकिन दिल को सुकून नहीं है मयूरी। दिन रात मेरा ज़मीर मुझे कचोटता रहता है। मुझे माफ कर दो। मेरा खून खौल उठा। मैं आगे बढ़ी, उसका गिरेबान पकड़ा और उसे झंझोड़ते हुए बोली, तुम कसूरवार हो। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मेरी इज्जत लुट गई है, मेरा खानदान बिखर गया। तुमने सिर्फ मेरी नहीं, मेरे बूढ़े माँ बाप की इज्जत भी नीलाम कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
अविनाश रोते हुए मेरे कदमों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, वरना मैं मर जाऊंगा। मुझे अपनी दौलत से नफरत हो गई है। मैं नफरत से उसकी तरफ देखती रही। शायद माफी के काबिल मैं खुद भी नहीं थी। मैंने भी तो अपने माँ बाप की पीठ में छुरा घोंपा था। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई थी। अब अविनाश को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए थी। यही सोचकर मैंने उसकी तरफ देखा और बोली, मैं तुम्हें माफी नहीं दूंगी। तुमने मेरा तमाशा बनाया है। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था और मेरे पैरों से लिपट गया। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया। शायद मैं भी थक गई थी। मैंने उसे ठोकर मारने की बजाय पीछे हटकर कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। मेरा हिसाब अब तुमसे भगवान करेगा। कुदरत का बदला बहुत जल्द सामने आएगा। मैं तो उसे शायद माफ कर चुकी थी, लेकिन ऊपर वाले ने उसे माफ नहीं किया। उस बात के कुछ ही दिनों के बाद अविनाश को पैरालाइज का भयानक अटैक हुआ और वो शारीरिक तौर पर पूरी तरह से लाचार हो गया। उसका वो गुरूर, वो ताकत और वो दौलत सब धरी की धरी रह गई। वो बिस्तर पर पड़ा सिर्फ आंखें हिला सकता था। उसकी अमीर पत्नी और भाई जो दौलत के पुजारी थे, उसे संभालने से कतराने लगे। घर के हालात बदल गए। मुझे दोबारा से उस घर में अविनाश की पत्नी की हैसियत मिल गई, क्योंकि अविनाश ने इशारों में अपनी वसीयत और गवाही दे दी थी कि मैं ही उसकी पहली पत्नी हूँ। लेकिन तब तक मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। मैं उस आलीशान घर में ऐशो आराम से तो रह रही हूँ, लेकिन मेरा दिल अब पहले जैसा नहीं है। हर वक्त जब मैं अविनाश को बेबस हालत में देखती हूँ तो मुझे भगवान के फैसले पर भरोसा हो जाता है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। अविनाश बोल नहीं सकता, सिर्फ हसरत भरी नजरों से मुझे देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। मैं उसका ख्याल रखती हूँ, लेकिन मेरे दिल में मोहब्बत नहीं, सिर्फ पश्चाताप है। मैंने अपने माँ बाप के साथ गलत किया था। मुझे उसकी सजा जेल और बदनामी की सूरत में मिली। अविनाश ने मेरे साथ गलत किया और धोखा दिया। उसकी सजा वो अब मौत के बिस्तर पर काट रहा है। शायद ये सजा हम दोनों के लिए थी, ताकि हम दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकें। आज जब मैं खिड़की के पास खड़ी होकर अपने अतीत को याद करती हूँ तो एक ही बात समझ में आती है कि जब कभी हम अपने माँ बाप का सिर नीचा करके घर से भाग जाती हैं तो घर से भगाने वाले इज्जत देने वाले नहीं होते, बल्कि धोखेबाज और इज्जत के साथ खेलने वाले होते हैं। सच्ची मोहब्बत करने वाले और इज्जतदार लोग वे होते हैं जो इज्जत के साथ शादी करते हैं और सिर उठाकर रिश्ता मांगते हैं। वे लड़कियों को घर से नहीं भगाते। ये सबक मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके सीखा है। काश ये बात मुझे उस वक्त समझ में आ जाती जब मैंने घर की दहलीज पार की थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसके सभी पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान, समुदाय या फिर वास्तविक घटना से इसका कोई भी संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और एक सामाजिक संदेश देना है, ना कि किसी की भावनाओं, मान्यताओं या फिर प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है। यदि किसी को इसमें वर्णित घटनाएं या पात्र वास्तविक लगें तो इसे मात्र संयोग समझा जाए। धन्यवाद।